क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आपके समक्ष आपकी इतिहास पाठ्य पुस्तक है और इस पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारी विरासत। तो स्टूडेंट्स, अभी जैसा कि हम लोगों ने इस पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 जो है उसका हम लोगों ने पूर्ण रूपेण अध्ययन कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक वीडियोस के माध्यम से मैंने जो भी प्रस्तुति दी है आपके समक्ष, तो उसको पुनः एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं और आज प्रयास करता हूं स्टूडेंट्स कि आपके चैप्टर नंबर 2 से जो एमसीक्यू बनते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप बना सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन कौन से सवाल हैं वो आपको समझना होगा और उसका जवाब आपको देना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से मैं जरा सा समअप कर दूं कि अब तक जो कुछ हमने आपको पढ़ाया है। याद करिए स्टूडेंट्स कि आपके चैप्टर का जो नाम है वो है नए राजा और राज्य। नए राजा और राज्य। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर के अंतर्गत स्टूडेंट्स हम लोगों ने सर्वप्रथम तो ये जाना कि राजा हर्षवर्धन कौन थे। उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, तो कन्नौज पे अधिकार के लिए 3 विभिन्न राजा, जिसमें एक थे राष्ट्रकूट वंश, दूसरा पाल वंश और तीसरा गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, याद कीजिएगा, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं। एक गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और तीसरा पाल। ठीक है, तो इन तीनों के बीच संघर्ष होता है और संघर्ष के पश्चात जो है ये संघर्ष स्टूडेंट्स, ये बहुत लंबा संघर्ष है। आपको मैं बता चुका हूं कि लगभग 200 वर्ष का संघर्ष है इन राजवंशों के बीच, और जो कि कन्नौज को जीतने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, अब तक जो हमने पढ़ाया है आपको, तो उससे जो एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं, तो उसका समाधान आप कैसे करते हैं, उसका हल आप कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके समक्ष देखिए पहला एमसीक्यू सवाल। स्टूडेंट्स, इन सवालों के उत्तर आपको लिखने नहीं है, बल्कि सिर्फ इसमें आपको चिन्हित करना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा जवाब सही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला सवाल है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल थे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल थे। क में है राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। ख में है स्टूडेंट्स चोल, पांड्यन और चेर। ग में है चालुक्य, कलिंग और चंदेल। और स्टूडेंट्स चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चेर और चोल। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पुनः स्मरण दिला दूं कि कन्नौज जो है वह राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, और कन्नौज स्टूडेंट्स कहां पे है, आज का जो कानपुर शहर है उससे लगभग 50 से 60 किलोमीटर उत्तर दिशा में ये गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। इस स्थान का नाम है कन्नौज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वास्तव में कन्नौज के लिए जो संघर्ष हुआ था वो राष्ट्रकूट
पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच हुआ था, है ना। आप इसको इस रूप में भी याद कर सकते हैं कि चोल साम्राज्य तो बिल्कुल दक्षिण में था, पांड्यन जो साम्राज्य था वह भी दक्षिण में था, आज के तमिलनाडु क्षेत्र में था। तो उसका जो है किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्तर भारत का जो राज्य है कन्नौज, उसके लिए नहीं था। यही बात चेर पे भी लागू होता है। और कलिंग के साथ भी स्टूडेंट्स कन्नौज का कभी कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ और कलिंग के राजा ने कभी भी कन्नौज को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया, ठीक है। और जहां तक आप जानते हैं चंदेल के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि चंदेल राजा गुजरात में थे और ये राजा भी कन्नौज को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है क, ठीक है। और इसको आप देखना चाहते हैं तो आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 13 पे ये दर्ज है, इसको आप देख सकते हैं कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो राष्ट्रकूट राजा, पाल राजा और गुर्जर प्रतिहार के बीच संघर्ष हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके समक्ष देखिए दूसरा सवाल। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, स्टूडेंट्स पहले 7वीं शताब्दी का अर्थ समझ जाइए। 7वीं शताब्दी का मतलब होता है 601 से लेकर 700 ईस्वी तक का कालखंड, है ना। 601 से लेकर के 700, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बता दूं कि सन 606 से लेकर 647 तक उत्तर भारत के जो सबसे प्रतापी राजा थे वे थे हर्षवर्धन, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें और भी कई नाम आए हैं, जैसे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार। स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिला दूं कि इसका अध्ययन आप 6ठी कक्षा में कर चुके हैं और ये तीनों राजा जो हैं मौर्य वंश के राजा थे। तो इनका संबंध स्टूडेंट्स 7वीं शताब्दी से नहीं है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा राजा हर्षवर्धन, यानी आपका 3 नंबर जो उत्तर है वह सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके समक्ष देखिए तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3, जो कि एमसीक्यू सवाल ही है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आए? तो स्टूडेंट्स देखिए पहला नाम है फाहियान, दूसरा नाम है वेनसांग, तीसरा नाम है कोलंबस और चौथा नाम है अमेरिगो वेस्पूसी। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि कोलंबस नाम तो बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि वो चीनी यात्री थे भी नहीं, है ना। वे तो पुर्तगाली थे और वे 1498 में भारत के कालीकट, जो कि अभी कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, केरल में है वो स्थान, वहां आए थे कोलंबस। तो ये ग ऑप्शन तो होगा नहीं। स्टूडेंट्स देखिए अमेरिगो वेस्पूसी भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, है ना। तो 2 नाम यहां हैं, एक फाहियान है और एक वेनसांग है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब सिर्फ 2 नाम बचे हैं, एक फाहियान और एक वेनसांग, ठीक है। और आपको मैं याद दिला दूं कि 6ठी कक्षा में हम लोगों ने जब विक्रमादित्य के शासन के संदर्भ में जब हम लोग पढ़े थे तो उस समय हमने देखा था कि 4ठी शताब्दी में फाहियान भारत आया था। तो स्टूडेंट्स यहां पे फाहियान भी सही उत्तर नहीं होगा। हर्षवर्धन जो कि 7वीं शताब्दी के राजा थे, उनके शासनकाल में वेनसांग भारत आए थे और ये वेनसांग जो है स्टूडेंट्स ये भारत में बहुत लंबे अंतराल तक रहे थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन भी किया था और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आज के भागलपुर क्षेत्र में है वहां पर भी वेनसांग विजिट किए थे, गए थे,
ठीक है। और हर्षवर्धन के दरबार में तो ये कई वर्षों तक रहे और इन्होंने भारत से जाने के बाद एक पुस्तक भी लिखी थी, आपको पता है ना स्टूडेंट्स। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वेनसांग ने जिस पुस्तक को लिखा था उस पुस्तक का नाम था सी यू की, है ना। चाइनीज भाषा में सी यू की का मतलब होता है पश्चिम की यात्रा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपका तीसरा एमसीक्यू भी पूरा हुआ और इसको आप लोग नोट भी करते जाइए अपनी अभ्यास पुस्तिका में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके समक्ष देखिए चौथा एमसीक्यू। हर्षवर्धन काल का उल्लेख महाकवि वाणभट्ट ने किस पुस्तक में किया है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन के जो मित्र थे और एक बहुत बड़े कवि थे उनका नाम था वाणभट्ट। और संस्कृत भाषा में जो पुस्तक आज भी उपलब्ध है हर्षवर्धन के ऊपर लिखा गया एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है हर्षचरितम, ठीक है। तो इसका उत्तर होना चाहिए हर्षचरितम। तो बाकी और जो 3 नाम है स्टूडेंट्स, एक नागानंद, एक रत्नावली और एक प्रियदर्शिका, तो ये तीनों पुस्तकें जो स्टूडेंट्स हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था, है ना। तो आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर्षवर्धन जो है एक बहुत बड़े नाटककार स्वयं थे, राजा होने के साथ साथ वे एक अच्छे नाटककार भी थे। तो इनकी 3 नाटक जो है ये सब संस्कृत में लिखी हुई है, एक नागानंद है, एक रत्नावली है, एक प्रियदर्शिका है, ठीक है। लेकिन इसका जिक्र हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को यह बताना है कि वाणभट्ट ने क्या लिखा है। तो वाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरितम, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको एक बार पुनः स्मरण करा दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताया था और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम भी बताया था। तो स्टूडेंट्स उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? पहला दंतीदुर्ग, दूसरा अमोघवर्ष, तीसरा कृष्ण प्रथम और चौथा गोविंद तृतीय। तो स्टूडेंट्स इसका उत्तर तो आपको वैसे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि इसका उत्तर होगा दंतीदुर्ग, ठीक है। और स्टूडेंट्स जब कभी भी हम किसी वास्तुशिल्प की बात करते हैं कि भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि वो आगरे का ताजमहल है, या कि हम लोग कहते हैं कि दिल्ली का लाल किला है। लेकिन स्टूडेंट्स भारत देश में, हमारे देश में राष्ट्रकूट कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य के, जी हाँ, जो महाराष्ट्र राज्य है उसका एक जिला है औरंगाबाद। उस औरंगाबाद जिले में जो एलोरा और एलिफेंटा के जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में जो कुछ मंदिर बने हुए हैं, ये मंदिर जो स्टूडेंट्स हैं राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। और ये मंदिर वास्तुशिल्प के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और खास करके जो कैलाशनाथ मंदिर है स्टूडेंट्स, वो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी चर्चा मैं स्टूडेंट्स आपको कर चुका हूं पहले भी। और चूंकि राष्ट्रकूट वंश को एक इम्पोर्टेंस देने के ख्याल से मैं इन बातों को पुनः एक बार आपको स्मरण में दे रहा हूं कि आप लोग राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे उनको आप नहीं भूलेंगे। और जब कभी भी राष्ट्रकूट वंश का जब जिक्र होगा तो आप लोग कैलाशनाथ मंदिर की चर्चा जरूर करेंगे, उसको यूट्यूब पे भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके समक्ष सवाल नंबर 6 है, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहां थी? यानी कि राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे उनकी राजधानी कहां थी? तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क को छोड़ ही देते हैं ना, ख से हम लोग चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स पाटलिपुत्र तो नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश जो है इनका जो विस्तार था वो अधिकतर जो है वो मध्य भारत में था
और नर्मदा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में था। तो चूंकि पाटलिपुत्र तो उत्तर भारत में है, जिसको आजकल हम पटना कहते हैं और बिहार की राजधानी है, तो ये तो होगा नहीं। स्टूडेंट्स, मदुरई भी नहीं होगा क्योंकि ये तो सुदूर दक्षिण में है, तमिलनाडु में, यहां भी नहीं होगा। तो आपको अनुमान लगाना है कि मान्यखेत होगा या वारंगल होगा। ठीक है, वारंगल जो कि अभी तेलंगाना में है और मान्यखेत या मालखेड़ जो है वो गुलबर्गा कर्नाटक में है। गुलबर्गा एक जिला है कर्नाटक राज्य का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको याद दिला दूं, पहले भी आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। तो स्टूडेंट्स, कई बार आपके मन में ये आता होगा कि ये तो बहुत छोटा सा जगह है, इस स्थान का क्या महत्व है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज जो भारत के बड़े बड़े शहरों को आप देख रहे हैं, जैसे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, तो किसी समय इन शहरों का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, उस समय अस्तित्व था कन्नौज का, मान्यखेत का, पाटलिपुत्र का, मदुरई का। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इतिहास में बहुत सारे स्थान और बहुत सारे नाम बनते भी हैं और मिट भी जाते हैं। तो मान्यखेत भले ही आज एक छोटा सा जगह हो, लेकिन राष्ट्रकूट राजवंश कोई छोटा राजवंश नहीं था और राष्ट्रकूट राजवंश का जो शासन था वो लगभग 400 वर्षों तक का शासन था, वो कोई सामान्य शासन नहीं था। और उनकी महत्ता को तो हम लोग बस सिर्फ एक मंदिर से हम लोग समझ सकते हैं, जो कि कैलाशनाथ मंदिर के रूप में अजर अमर है। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या होगी? मान्यखेत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला एमसीक्यू। अभी इसका उत्तर मैं बता चुका हूं। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो स्टूडेंट्स, अभी आपका स्मरण तो बिल्कुल फ्रेश होगा। अभी मैंने बताया गुर्जर प्रतिहार होगा नहीं, पाल होगा नहीं, चेर होगा नहीं, तो होगा क्या? राष्ट्रकूट होगा। इसलिए सवाल नंबर 7 का उत्तर 2 सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके समझ देखिए सवाल नंबर 8, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, फिर से पहले बता चुका हूं, पुनः बता दूं कि पाल वंश का जो शासन है वो हर्षवर्धन के शासन के पश्चात, जी हां, हर्षवर्धन के शासन के पश्चात पाल वंश के राजाओं का शासन जो है आज का जो बंगाल क्षेत्र है उस क्षेत्र में था। और जो पाल वंश के जो राजा थे वे सारे के सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और पाल वंश का शासन बंगाल में लगभग 400 साल का शासन के रूप में था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका उत्तर भी आपको मिल गया है। तो स्टूडेंट्स, अब तक 8 सवालों के जवाब आप दे चुके हैं। अब सवाल नंबर 9 देखते हैं हम लोग, है ना। सवाल नंबर 9 में है स्टूडेंट्स कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक भागलपुर की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है चोल शासकों ने। तो चोल शासक तो स्टूडेंट्स दक्षिण भारत में है और भागलपुर बिहार में है, तो चोल तो होगा नहीं। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने। स्टूडेंट्स, गुर्जर प्रतिहार शासक जो हैं इनका शासन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश क्षेत्र में था, राजस्थान क्षेत्र में था। तो गुर्जर प्रतिहार जो है भागलपुर में कैसे विश्वविद्यालय बनाएंगे? तो वो भी नहीं होगा। और स्टूडेंट्स, जो चौथा ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, तो मैं आपको बता दूं कि बख्तियार खिलजी तो वह व्यक्ति था जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया 12वीं शताब्दी में। तो वो संस्थापक नहीं हो सकता, वो तो नष्ट करने वाला व्यक्ति था। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट्स ग नंबर, पाल वंश के राजाओं ने। ठीक है, इतना समझ गए। अब आइए सवाल नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 जो कि आपका अंतिम सवाल है। तो इसमें है, देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? पहला नाम है राजराज प्रथम, दूसरा है विजयालय, तीसरा है गोपाल और चौथा है हरिचंद्र।
चूंकि स्टूडेंट्स गुर्जर प्रतिहार के बारे में काफी कुछ डिटेल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका उत्तर आपको याद होना चाहिए। यदि याद नहीं भी है तो आप पृष्ठ संख्या जो 14 है आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 14 पे एक बार पुनः जाइए और आप स्वयं से देखने का प्रयास कीजिए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कुल 10 सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने अभी चैप्टर नंबर 2 के 10 MCQ आप तैयार कर लिए हैं और स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि अभी 10 MCQ और भी शेष है, तो उसे मैं एक अन्य वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, कम से कम 1-2 बार इस वीडियो को आप देख लें और जो आवश्यक बातें हैं उसको आप नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।